इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर। तो अगर हमें ओपैम्प को इंटीग्रेटर की तरह यूज़ करना है तो इसका मतलब इस ओपैम्प की जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या आनी चाहिए, वो इस फॉर्म में आनी चाहिए कि वो इनपुट का क्या दे, इंटीग्रेशन दे। तभी हम कहेंगे कि ये जो हमारा ओपैम्प है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, वो इंटीग्रेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो ओपैम्प को इंटीग्रेटर की तरह वर्क करवाने के लिए यहाँ पर हम एक इन्वर्टिंग क्लोज लूप ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर रहे हैं। और क्योंकि हम इन्वर्टिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे और यहाँ पर R1 हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होता है और जो RF है वो फीडबैक रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसी सर्किट को इंटीग्रेटर की तरह वर्क करवाना है तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इस फीडबैक रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देते हैं एक फीडबैक कैपेसिटर से। तब जो हमारा सर्किट बनता है वो किसकी तरह वर्क करता है, वो इंटीग्रेटर की तरह वर्क करता है। तो ये बन गया हमारा ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर, जहाँ पर हमने फीडबैक रेजिस्टेंस को सिंपली रिप्लेस कर दिया एक फीडबैक कैपेसिटर के थ्रू। ठीक है, और क्योंकि हम इन्वर्टिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो इनपुट वोल्टेज है वो उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगी। जो R1 रेजिस्टेंस था उसकी जगह हम यहाँ पर R कंसीडर कर रहे हैं और इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो क्या होगा, ग्राउंड होगा। इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है तो अब अगर यहाँ पर हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को देखें तो क्या कहता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कि ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज प्रेजेंट होगी वही वोल्टेज उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर प्रेजेंट होगी। तो अगर इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया तो इसका मतलब यहाँ वोल्टेज कितनी है, 0। तो इसका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है मतलब पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पर जो वोल्टेज होगी वो भी कितनी होगी, वो 0 होगी। ठीक है, तो ए पॉइंट पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वोल्टेज बन गई 0। अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमने इनपुट वोल्टेज सोर्स लगा रखा है इससे जो करंट फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस R में से, वो कितना फ्लो कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है I इनपुट करंट के इक्वल। ठीक है, और क्योंकि ए पॉइंट पर वोल्टेज हमारी 0 है तो इसका मतलब जो हमारा ये करंट है इनपुट करंट, वो वही करंट किससे पास होगा, इस कैपेसिटर से पास होगा। तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम करंट IC कंसीडर कर रहे थे तो ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट है वो किसके इक्वल होगा, वो इस इनपुट करंट के इक्वल होगा। अब हमें क्या करना है, इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इनपुट करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इस कैपेसिटर के अक्रॉस ही क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो जो इनपुट करंट है वो देखिए उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन है ये कि ये इनपुट वोल्टेज से जा रहा है ए पॉइंट की तरफ। तो करंट की अगर ये डायरेक्शन है तो अगर इस करंट की वैल्यू निकाले तो वो क्या हो जाएगी, इनपुट वोल्टेज माइनस में ए पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल है वो, और डिवाइडेड बाय इन दोनों पोटेंशियल के बीच में जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो। तो हमारे पास ये बनेगी इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट की वैल्यू। लेकिन हमें पता है कि जो ए पॉइंट पर पोटेंशियल है वो कितना है, वो 0 है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इनपुट करंट की क्या वैल्यू आ गई, वो हो गई इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस R। और ये किसके इक्वल था, यही करंट किससे फ्लो कर रहा था, इस कैपेसिटर से फ्लो कर रहा था। तो ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इस इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के इक्वल आ गई। ठीक है, अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारे पास चार्ज होता है वो कैसे निकालते हैं हम, उसकी वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू C इंटू में V, जहाँ पर C होती है कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की और V होती है उस वोल्टेज, उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये जो हमारा कैपेसिटर था फीडबैक कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस हमने CF कंसीडर की और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हम कंसीडर कर लेते हैं VC। तो जो हमारा चार्ज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, CF इंटू में VC। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा हमारे पास, इस Q का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dQ बाई dt। अब जो
कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, वो क्या होती है, वो फिक्स होती है। 0.1 माइक्रोफेरेड है या 0.2 माइक्रोफेरेड है, तो ये क्या होती है, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फिक्स होती है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसका होगा, वीसी का होगा। तो ये बनेगा dVc/dt। और सेम यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज चेंज हो रहा है, जिसके अंदर जो भी चार्ज स्टोर हो रहा है वो चेंज हो रहा है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। और चार्ज अगर चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है, वो करंट बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये करंट बन गया उस कैपेसिटर के अक्रॉस, ये आ गया करंट हमारे पास। लेकिन अभी अभी हमने करंट निकाला था कैपेसिटर के अक्रॉस, जिसकी वैल्यू आई थी इनपुट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस आर। तो इसका मतलब ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट को। तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम दोनों को क्या पुट कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास Vc को हमने क्या कंसीडर किया था, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है हमारी, ये रहा हमारा कैपेसिटर। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, ए पॉइंट और यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी वोल्टेज का डिफरेंस होगा वही इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या बन जाएगी, वोल्टेज बन जाएगी। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा 0 है और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, वो आउटपुट वोल्टेज के इक्वल है। तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी आ गई, वो हमारे पास माइनस में वी आउटपुट के इक्वल आ गई। तो यहाँ पर जो हमारे पास Vc की वैल्यू आई है उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो Vc की वैल्यू आ गई इसके इक्वल, और इस Vc की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर dV/dt की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज किस पर डिपेंड कर रही है, इनपुट वोल्टेज पर। लेकिन हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेटर की तरह वर्क करवाना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो dt है इसको इधर मल्टीप्लाई में ले लेंगे। अब अगर इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, और इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आई वो किसकी फॉर्म में आ रही है, इनपुट के इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ रही है। तो इसका मतलब ये जो ऑप एम्प है ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये इंटीग्रेटर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है ऑप एम्प कैसे वर्क करता है इंटीग्रेटर की तरह। तो ये है हमारे पास एक साइन वेव, हमें पता है साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। तो इसका मतलब साइन वेव को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या आती है, नेगेटिव कोसाइन वेव आएगी। सिमिलरली अगर स्क्वायर वेव का हम इंटीग्रेशन करें तो वो क्या आएगी, एक ट्रायंगुलर वेव आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक डीसी सिग्नल कंसिडर कर लें, ठीक है, तो उस केस में जो हमारे पास आउटपुट आती है वो क्या आती है, वो एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। और उसके कुछ टाइम के बाद वो जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो सैचुरेट हो जाती है। अब ये कैसे होता है, तो उसके लिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक कांस्टेंट सिग्नल कंसीडर कर लेते हैं। कांस्टेंट डीसी सिग्नल हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया जिसका एम्पलीट्यूड ए कंसीडर कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। तो इनपुट क्या होगा, उस कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये आउटपुट का हमारे पास अभी फॉर्मूला निकल कर आया था, इसमें जैसे ही इनपुट वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे जो कि एक कांस्टेंट है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये टर्म आ जाएगी। तो ए क्या है, वो जो इनपुट कांस्टेंट हमने अप्लाई की थी वो। आर क्या है, जो रेजिस्टेंस जो कि क्या होता है, फिक्स होता है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू। और सी एफ क्या है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो भी क्या होगी, जो फिक्स होगी। तो इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, माइनस में उस टाइम के प्रोपोर्शनल हो गई। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोपोर्शनल में आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये कैसे बढ़ेगी, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास
अगर टाइम की वैल्यू को हम 1 पुट करते हैं, 1 सेकंड पर कंसीडर करते हैं तो आउटपुट ये बनेगी। अगर 2 सेकंड पर कंसीडर कर रहे हैं तो आउटपुट ये बनेगी। तो आउटपुट किसके प्रोपोर्शनल चल रही है? आउटपुट माइनस में टाइम के प्रोपोर्शनल चल रही है। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ देखें तो हमारा ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसकी स्लोप क्या होगी? वो नेगेटिव होगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी? वो सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो ओप एम्प है वो मैक्सिमम जो आउटपुट वोल्टेज देता है वो कितनी दे सकता है? वो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल दे सकता है, जो कि हमारी होती है प्लस वी सैचुरेशन और माइनस वी सैचुरेशन। ठीक है, तो ये हमारा था ओप एम्प एज एन इंटीग्रेटर और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने इस कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि ओप एम्प इंटीग्रेटर की तरह वर्क कैसे कर रहा है, लेकिन अभी तक इस कैपेसिटर के रिएक्टेंस को हमने कंसीडर नहीं किया है। और इसके रिएक्टेंस का होना इस सर्किट पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। तो वो क्या इफ़ेक्ट होता है और उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो क्या होता है? वो हमारे पास ये होता है। ठीक है, 1/में ओमेगा CF, और ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा? 2πf। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। अब यहाँ से अगर हम गेन निकाल लें इन्वर्टिंग ओप एम्प का, तो गेन क्या होता है इन्वर्टिंग ओप एम्प का? वो होता है माइनस ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस जो हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने फीडबैक रेजिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर दिया था? कैपेसिटर से। तो यहाँ पर उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगा। और R1 को किससे रिप्लेस कर दिया था? R से। तो ये हमारा क्या बनेगा? गेन। और अगर वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकाले तो वो क्या आ जाएगा? वो हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली जो गेन है वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? आउटपुट वोल्टेज ये बन जाती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ये, और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना है तो हमारे पास ये। सिमिलरली जो गेन होगा वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो गेन है वो डिपेंड कर गया फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर हमारे पास एक डीसी सिग्नल है या एक ऐसा सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो जैसे ही हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो गेन क्या बन जाता है? गेन बन जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, और जैसे जैसे इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाते हम चले जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा गेन है इस ओप एम्प का वो क्या होता चला जाएगा? वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इस फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच में, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी और गेन का जो ग्राफ आता है वो हमारा क्या आता है? वो ये ग्राफ आता है कि जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो गेन क्या होगा? वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, वेरी लार्ज गेन, इनफाइनाइट होगा। लेकिन जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा गेन है ओप एम्प का वो रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है, और जब फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, तो उस केस में जो उसका गेन है वो कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज थी वो भी इस पर डिपेंड कर रही थी फ्रीक्वेंसी पर, तो यहाँ से इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अभी तक जो भी हमने यहाँ पर कंसिडर की है, ठीक है, ये सारा है आइडियल ओप एम्प का। ये जो भी अभी तक हमने पढ़ा ये हमारा होता है आइडियल ओप एम्प। तो आइडियल ओप एम्प के केस में हमारे पास गेन 0 फ्रीक्वेंसी के लिए क्या आता है? इनफाइनाइट आता है, और जब फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है इनफाइनाइट तो गेन क्या हो जाता है? 0। ठीक है, अब अगर हम ये कंसिडर कर लें कि ये जो ओप एम्प है वो यूनिट गेन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर लेट कर ले कि ये जो हमारा ओप एम्प है वो यूनिट गेन प्रोड्यूस कर रहा है, तो
गेन कितना हो गया, यूनिटी। गेन क्या थी हमारे पास, ये वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो हमारे पास ये बन गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर हमारे पास गेन जो है वो यूनिटी बन जाता है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, ये कहलाती है यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पर हमारे पास ओप एम्प का गेन यूनिटी बन जाए वो हमारी क्या कहलाती है, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये बन जाएगी यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर गेन यूनिटी हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो अभी हमने पढ़ा कि लो फ्रीक्वेंसी पर जो गेन होता है वो क्या बन जाता है, वो बहुत ही लार्ज, और जीरो फ्रीक्वेंसी पर क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो वो क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर जीरो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो जीरो फ्रीक्वेंसी के केस में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो भी क्या बन जाएगा, वो इनफाइनाइट। मतलब जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आने वाले सिग्नल को वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब जो करंट है वो आगे फ्लो नहीं करेगा। तो जो सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो ओपन लूप सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर सर्किट ओपन लूप सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है कि मतलब यहाँ से करंट आगे जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा ओप एम्प है वो इंटीग्रेटर की तरह भी वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर इसको इंटीग्रेटर की तरह वर्क करवाना है तो उसके लिए यहाँ पर कैपेसिटर प्रेजेंट होना चाहिए और यहाँ से करंट फ्लो करना चाहिए, तभी जो एक्सप्रेशन आता है आउटपुट का वो इनपुट की इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये ओपन लूप सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो ये इंटीग्रेटर की तरह वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये क्या थी, ये इस आइडियल ओप एम्प इंटीग्रेटर की लिमिटेशन थी कि अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स, तो उनके लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत हाई हो जाता है और जो सर्किट है वो ओपन लूप सर्किट बन जाता है और इसी वजह से ये इंटीग्रेटर की तरह वर्क नहीं कर पाता। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस RF जो है उस कैपेसिटर के पैरेलल में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो सर्किट बनेगा ये हमारा कहलाएगा प्रैक्टिकल ओप एम्प। अब ये जो सर्किट बना ये कहलाएगा प्रैक्टिकल ओप एम्प इंटीग्रेटर, ठीक है। अब ये जो सर्किट है ये कैसे वर्क करता है, ये जो लिमिटेशन है वो कैसे रिमूव हुई, ठीक है, वो अभी हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम फीडबैक रेजिस्टेंस की बात करें तो जब ये प्रेजेंट नहीं था फीडबैक रेजिस्टेंस, तो उस टाइम पर जो फीडबैक रेजिस्टेंस था वो सिर्फ कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से था। लेकिन जैसे ही हम इसको इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो जो हमारा टोटल जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो क्या बनेगा, वो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगा फीडबैक रेजिस्टेंस वो इन दोनों के रेजिस्टेंस का क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये हमारे पास आ गया टोटल फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी अभी हमने गेन स्टडी किया था, तो जो गेन होता है हमारा वो क्या होता है, इन्वर्टिंग ओप एम्प के केस में जो गेन होता है वो होता है माइनस में फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। लेकिन फीडबैक रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो दोनों रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल में थे और उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू ये थी हमारे पास। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी और ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ रहा है इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ओमेगा के टर्म्स में, और अगर ओमेगा को ओपन करके लिखें तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, एफ की टर्म्स में, ठीक है। और अगर इसको फर्दर एलसीएम लेकर हम सोल्व करते हैं तो जो हमारा गेन आता है इस ओप एम्प का,
ठीक है। प्रैक्टिकल ओप एम्प का जो गेन आता है वो हमारे पास क्या आता है, वो ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी को 0 भी पुट कर देते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, तो भी हमें फाइनाइट गेन मिलता है। क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी को 0 पुट करते ही वैल्यू आ जाएगी माइनस का RF/R। तो जो आइडियल ओप एम्प के केस में हमारे पास लिमिटेशन बन रही थी कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी को 0 करते हैं तो गेन इनफाइनाइट हो जाता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी इनफाइनाइट हो जाता है और वो ओपन सर्किट की तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास वो लिमिटेशन क्या हो गई, वो रिमूव हो गई कि अगर हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और जब लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ से तो करंट फ्लो करेगा नहीं। तो जो करंट है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, इस रेजिस्टेंस RF के थ्रू, ठीक है, फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू। और जब हाई फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल आएंगे तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा और यहाँ से करंट इजीली पास हो जाएगा। तो जो लिमिटेशंस थी आइडियल ओप एम्प की वो क्या हो गई, वो यहाँ पर रिमूव हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए भी हमें क्या मिल रहा है, फाइनाइट गेन मिल रहा है, ठीक है। और लो फ्रिक्वेंसी या फिर कहें 0 फ्रिक्वेंसी के लिए क्या मिल रही है, गेन की कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर हम फर्दर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारा गेन है फिर वो क्या होगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ऐसा होगा, फ्रिक्वेंसी की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। लो फ्रिक्वेंसी और 0 फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के लिए इसका जो इफ़ेक्ट है इस टर्म का 1 प्लस में 2 π FCF RF का वो बहुत ही कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गेन है हमारा वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, इस टर्म के इक्वल रहेगा, एक फाइनाइट वैल्यू रहेगी, क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की फिक्स वैल्यू होगी, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू रहेगी लो फ्रिक्वेंसी या 0 फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए। लेकिन उसके बाद अगर हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो ये टर्म काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगी और जो ओप एम्प का गेन है वो क्या है, उस फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करने के साथ साथ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इस प्रैक्टिकल ओप एम्प का गेन और फ्रिक्वेंसी के बीच में, तो हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी और 0 फ्रिक्वेंसी के लिए गेन क्या रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद हमारे पास जो गेन है फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करने के साथ साथ डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा आइडियल का जो कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, और ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल ओप एम्प का। और जहाँ पर हमारे पास गेन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है जिस फ्रिक्वेंसी के बाद, वो फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और ये जो हमारा सर्किट है ये किसकी तरह काम करता है, ये सर्किट अब वर्क करता है लो पास फिल्टर की तरह, ठीक है। क्योंकि ये लोअर फ्रिक्वेंसीज़ को जो है, लोअर फ्रिक्वेंसी के लिए तो कांस्टेंट गेन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हायर फ्रिक्वेंसी वाले जितने भी सिग्नल हैं उनको क्या कर रहा है, अटेनुएट कर रहा है, ठीक है। गेन जो है उन हायर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए वो क्या होता जा रहा है, वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्किट है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये लो पास फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है, जहाँ पर जो इसकी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, FL। और एक ऐसा पॉइंट, ऐसी फ्रिक्वेंसी जहाँ पर हमारे पास गेन जो है इस प्रैक्टिकल ओप एम्प का वो क्या बन जाए, 0 बन जाए, उस फ्रिक्वेंसी को हमने क्या रिप्रेजेंट कर लिया, F0, ठीक है। तो अगर हमें इस आइडियल ओप एम्प को इंटीग्रेटर की तरह वर्क करवाना है तो उसके लिए जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो इस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और इस F0 के बीच में लाई करनी चाहिए, जहाँ पर हमारे पास गेन जो है फ्रिक्वेंसी के साथ वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी है तो उसके लिए गेन क्या रहेगा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगा, तो ये इंटीग्रेटर की तरह वर्क नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें ओप एम्प को इंटीग्रेटर की तरह वर्क करवाना है तो उसके लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो लाई करनी चाहिए लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच में, और एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जहाँ पर गेन हमारा क्या बन जाता है, 0 बन जाता है,
ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर, आइडियल ओपैम्प एज वेल एज प्रैक्टिकल ओपैम्प, और उससे रिलेटेड ये हमारे पास क्या थे, कुछ एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर। और अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है या सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।